हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्वी सैनिक जोन। आज हम बिहार दारोगा के एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट 6 को कवर कर रहे हैं। सेट 1 to 5 हमने ऑलरेडी कवर किया है। आप देख रहे हैं हम इसे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, जहां मैप्स और ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, मैप्स और ट्रिक्स का भी यूज कर रहे हैं। ऐसे ही आज हम सेट 6 को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पूरी सीरीज को देखिए। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हम एईडीओ के एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज को भी कवर कर रहे हैं। वो भी आपके बिहार दरोगा के प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल होगा। बिना डिले किए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है वो पूछा जा रहा है। मेघालय का जो पठार है वो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है और प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। मेघालय के पठार में कोयला, लोहा, सिलोमनाइट, चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। जो उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र है वहां दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट मानसून से काफी वर्षा होती है। हम जानते हैं कि मेघालय के पठार में जो चेरापूंजी है वो पहले सबसे अधिक वर्षा के लिए जाना जाता था, जबकि अब मौसिन राम जो है वह सबसे अधिक वर्षा के लिए जाना जाता है। अधिक वर्षा के कारण जो मेघालय का पठार है वो अपरिदित भूतल है और नग्न चट्टानों से ढका है। यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। इसको याद रखना है कि यहाँ पे वनस्पति लगभग ना के बराबर है। मेघालय के पठार का सर्वोच्च चोटी कई बार पूछा गया है, नॉकरेक है। याद रखना है कि जो मेघालय के पठार का सर्वोच्च चोटी है वो नॉकरेक है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। स्टेटमेंट सही है। मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों का निक्षेप नहीं मिलते हैं। अभी हमने देखा था कि यहाँ कोयला, लोहा, सिल्मनाइट, चूना पत्थर, यूरेनियम आदि खनिजों का भंडार है। मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। अभी हमने देखा था अधिक वर्षा के कारण जो चेरापूंजी है वो नग्न चट्टानों से ढका है और वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। तो यह स्टेटमेंट सही हो गया। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया वो हो गया सी। फ्रेंड्स, हम इसे ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। जहां मैप की जरूरत होगी मैप के साथ कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? जो सहायक नदी नहीं है यह पूछा जा रहा है। यहाँ कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो बताया गया है। अर्कावती, अमरावती, सिमसा, हेमवती, नोइल, कबानी, ये सारे जो है कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर यह भी याद रखना है कि जो कावेरी नदी कहाँ मिलती है तो बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो यहाँ पे हेमावती, अर्कावती, अमरावती ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, जबकि इंद्रावती इसकी सहायक नदी नहीं है। तो जो सही नहीं है वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है। जो पश्चिमी विक्षोभ है यह मेडिटेरियन सी से स्टार्ट होती है, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, और यह पूर्व की तरफ बहते हुए भारत की तरफ पहुंचती है। भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में आप देख सकते हैं उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में जाड़े के दिनों में वर्षा का कारण बनती है। जैसे जैसे यह पूर्व की ओर जाती है इसमें वर्षा की मात्रा जो है पश्चिमी विक्षोभ से कम होता जाता है। इसे मैप के थ्रू याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा जो है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? हिमनद मिट्टी और हिमोड़ के जमाव को करेवा कहा जाता है। यह स्टेटमेंट सही है। करेवा टर्म्स को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उच्च क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। यह स्टेटमेंट भी सही है कि घास के मैदान उच्च क्षेत्रों में क्या कहलाते हैं तो बुग्याल। दुआर स्थलाकृतियां चाय बागानों के विकास के लिए जानी जाती हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। फ्रेंड्स, टर्म्स को याद रखना है, केरवा, बुग्याल और दुआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाह सुविधाओं, सस्ते कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम, तापीय तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता की उपलब्धता के कारण विकसित हुआ है? तो यह विकसित हुआ है अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र। यह जो फीचर्स दिए गए हैं वो किसके हैं तो अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अगर हम मेघालय की स्थिति को देखेंगे तो पश्चिम में गारो, मध्य में खासी और पूर्व में जैंतिया जनजाति पाई जाती हैं। इनको याद रखना है।
और इसके पूर्व में नागा जनजाति पाई जाती है, यह नागालैंड से बाउंड्री लगाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, गारो, खासी, जैंतिया और नागा। फ्रेंड्स, जो एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है उनको ध्यान दीजिए, वो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगा। जब आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस को देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए एक्सप्लेनेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते ही अंतर बढ़ता है। यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि विषुवत रेखा पर पूरे साल जो दिन और रात होते हैं वो समान होते हैं, जिस कारण से जो भूमध्य रेखा पर जो दिन और रात का अंतर होता है वह न्यूनतम होता है, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वह बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करता है? इजराइल से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके मैप को एक बार समझ लेते हैं। इजराइल जो है वो मिस्र, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इनसे बॉर्डर लगाता है। इनको याद रखना है कि इजराइल मिस्र, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन से बॉर्डर लगाता है, जबकि सऊदी अरब से बॉर्डर नहीं लगाता है। इसको याद रखना है। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस में है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, इनसे बॉर्डर इजराइल का लगता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रायद्वीप दिए हैं और जो भौगोलिक स्थिति है वो हमें बताना है। जो आइबेरियन प्रायद्वीप है यह हो जाएगा बिस्की की खाड़ी, बाल्कन प्रायद्वीप ये हो जाएगा काला सागर, कोला प्रायद्वीप श्वेत सागर, और कोप यॉर्क प्रायद्वीप ये हो जाएगा कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित संगठक गैसों पर विचार कीजिए। आयतन की प्रतिशत के हिसाब से इनको अवरोही क्रम में सजाना है। वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो है नाइट्रोजन 78%। उसके बाद जो होता है ऑक्सीजन 21.96%। जो थर्ड नंबर पे है वो है आर्गन 0.93%। सो यहाँ पे जो अवरोही क्रम होगा वो होगा बी। इसके मात्रा को भी देख लेते हैं। आर्गन 0.93%। फ्रेंड्स, इसका याद रखना है। निऑन ये हो जाएगा 0.0018%। जो हीलियम हो जाएगा वो हो जाएगा 0.0005%। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा वो हो जाएगा 0.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए गए हैं और उनके देश से इनको मैचिंग करना है। जो विलीज हो गया वो हो गया ऑस्ट्रेलिया, टैफू जापान, बगुइयू हो गया फिलीपींस और हरिकेन हो गया यूएसए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया डी। फ्रेंड्स, विलीज और हरिकेन बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देश दिया है उसकी राजधानी से उसको मैच करना है। लेबनान बेरूत, मॉरिशस पोर्ट लुई, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स और जर्मनी बर्लिन। जो सही सम्मिलित है हमारा वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो प्राथमिक प्रदूषक नहीं है ये हमें बताना है। ध्यान देना है कि जो नहीं है वो बताना है। यहाँ पर भू स्तरीय ओजोन और जो अम्ल वर्षा है यह प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं? ये वे प्रदूषक होते हैं जो किसी स्रोत से सीधे सीधे उत्सर्जित होते हैं, जबकि द्वितीय प्रदूषक वे होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों के मिलने से बनते हैं। अगर हम प्राथमिक प्रदूषक को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्पीकृत कार्बनिक यौगिक ये सारे क्या है? तो ये प्राथमिक प्रदूषक है, जबकि भू स्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा जो है वो प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा IUCN की लाल सूची के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित है? फ्रेंड्स, IUCN के लिस्ट जो लेटेस्ट न्यूज में होते हैं उनको ध्यान में रखना है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस है, श्वेत उदर बगुला, बंगाल फ्लोरिकन, स्पून बिल्ड साइन पाइपर, ये सारे जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? तो यह लिखा गया है यूनानी और अरामाइक लिपि में। यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी गई है और इनको नदी से मैच करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो हड़प्पा हो जाएगा हमारा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर और लोथल भोगवा। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के स्थल को बताया गया है, कौन सी नदी पे है और वर्तमान में कौन से शहर में स्थित है ये भी बताया गया है। ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जो हड़प्पा है अभी हमने देखा रावी नदी पे, यह पंजाब में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब में।
जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी में स्थित है, ये भी पाकिस्तान में है। चान्होदड़ो यह सिंधु नदी में है, ये भी पाकिस्तान में है। लोथल याद रखना है कि भोगवा नदी पे है और अहमदाबाद गुजरात में है, काफी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा घग्गर नदी पे है, राजस्थान में। बनावली यह हिसार में स्थित है। धौलावीरा मानसर नदी पे है, कच्छ गुजरात में। इन सारे फैक्ट्स को याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंशों के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपैट्रियट संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? जो इसका मेन कारण था वह था कन्नौज पर नियंत्रण। इसके लिए त्रिपैट्रियट संघर्ष हुए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल के मैप को दिखाया गया है, जिससे इसे आपको समझने में आसानी होगी। कन्नौज के लिए इन तीनों के बीच में त्रिपैट्रियट संघर्ष हुए थे, याद रखना है। कन्नौज के लिए इन तीनों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहे थे, जो कई वर्षों तक चला था। तो इसे आप मैप के थ्रू याद रखेंगे तो इसे याद करना आसान होगा। यहाँ पे यह भी याद रखना है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, इसमें जो अंततः विजय हुआ था वो कौन हुआ था? तो गुर्जर प्रतिहार हुआ था। और उस समय जो पूछा जाता है, पाल वंश के शासक कौन थे? तो धर्मपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता की जगह नगद वेतन देना तय किया। यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे और उन्होंने नगद वेतन की व्यवस्था की थी। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। फ्रेंड्स, मंगोल आक्रमण से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। इन्होंने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना आरंभ किया था। इल्तुतमिश के समय में क्या हुआ था? चंगेज खान सिंधु के तट पे आए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंगेज खान जब सिंधु के तट पे आए, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इल्तुतमिश थे। बलबन के समय 1279 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी के समय 1296 से 1299 में, साथ ही 1304 में मंगोलों का आक्रमण हुआ। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय सन 1329 में जो तरमाशरीन खान था वो दिल्ली के बाहरी इलाके तक पहुंच गया था, लेकिन अंततः वह मोहम्मद बिन तुगलक से हार गया था। फ्रेंड्स, इनको याद रखना है कि मंगोलों ने आक्रमण कब कब किया, किन की पीरियड्स में किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ। इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। वर्ल्ड वार 2 के बाद शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो थे, इन दोनों के बीच में यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वो बताना है। फ्रेंड्स, इसे हमेशा ध्यान देना है कि जो सत्य है या असत्य, क्या पूछा जा रहा है। चीन किलिच खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह औरंगजेब का मशहूर सेनापति रह चुका था। यह स्टेटमेंट सही है। चीन किलिच खां को निजाम उल मुल्क की पदवी दी गई थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। चीन किलिच ने आसफ जाही वंश की नींव डाली। ये भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है यह अवध के शासकों के लिए दिया गया है, ना कि चीन किलिच खां के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है 4। सो यहाँ पे जो इनकरेक्ट हो गया वो हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? जो इनकरेक्ट है वो पूछा जा रहा है। जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, ये स्टेटमेंट गलत है। बौद्ध धर्म के विनय पिटक से हमें जानकारी मिलती है कि संघ में सभी व्यक्ति यानी कि पुरुष और स्त्री प्रवेश कर सकते थे और उनके रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली जो पहली स्त्री है वो कौन है? तो महाप्रजापति गौतमी है। कई बार पूछा गया है महाप्रजापति गौतमी। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे केशव चंद्र सेन। याद रखना है, केशव चंद्र सेन। फ्रेंड्स, यहाँ पे संस्था, संस्थापक और वर्ष दिए गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर कब हुआ? 1839। इनके ईयर्स को भी याद रखना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन 1867। इंडियन एसोसिएशन काफी इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री 1887। और प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस NM जोशी। कई बार पूछा गया है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय
और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था फरवरी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बंबई में किस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया? तो 1942 में क्या हुआ था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन जो 1927 में गठित हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। हालांकि भारतीयों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे जो असत्य है वह है, गरम दल और नरम दल के नेताओं ने इस विभाजन के विरुद्ध पृथक पृथक आंदोलन किए। ये स्टेटमेंट गलत है। 1905 में जो गरम दल है और नरम दल साथ में थे, इनका जो विभाजन हुआ था वो 1907 में सम्मेलन के बाद हुआ था, 1907 के बाद। तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट हो गया वो असत्य हो गया। बाकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं, फैक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार जैसे नए संघर्ष के तरीके अपनाए गए थे। तो जो हमारा यहाँ पे असत्य है वो हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। यह स्टेटमेंट सही है। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था स्थापित की गई। यह स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ए। कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। इन्हें पुलिस सेवा का भी जनक माना जाता है और जो भारतीय सिविल सेवा है इसे इस्पात का चौखट कहा गया है। और अस्थायी बंदोबस्त, इसे भी कॉर्नवालिस के समय में ही लाया गया था, कई बार पूछा गया है। जो डलहौजी है, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि विलय का सिद्धांत लाया था। झांसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ही अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया था। इनके समय में ही द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध हुआ था और 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। इन सबको भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुई थी? तो यह हुई थी असहयोग आंदोलन के समय। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि जो इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना किस आंदोलन के समय में हुई। तो इनका आप अलग से कंपैरिजन के साथ चार्ट बनाइए ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया? तो यह किया गया था पश्चिम बंगाल में। याद रखना है, तीस्ता से हम याद कर सकते थे कि यह कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। वे इस पद पर आसीन होने वाली कौन सी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो ये बनी है चौथी। जो पहली थी वो थी सुषमा स्वराज, दूसरी शीला दीक्षित, तीसरी अतिशी मार्लेना सिंह और चौथी रेखा गुप्ता। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश है? तो लौह अयस्क के उत्पादन में जो प्रथम है वह है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर खनिज और विश्व में प्रथम जो देश है उनका नाम दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। कोयला ग्रेफाइट चीन, हीरा रूस, चांदी मैक्सिको, कच्चा तेल अमेरिका, मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका, सोना चीन, जो यूरेनियम है काफी इंपॉर्टेंट है कजाकिस्तान, निकेल इंडोनेशिया, क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका, प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका। इन सबको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? यहाँ पे याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। और जो इसका थीम था वो था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। थीम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंदा फूल विकास योजना की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित सरकार के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार जो है वह गेंदा फूल की खेती पर प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए का अनुदान प्रदान कर रही है। तो अमाउंट को भी याद रखना है, कितना अनुदान प्रदान कर रही है, तो प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए
विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना लगाया गया? 6.3%। जो अन्य इंपॉर्टेंट रेटिंग एजेंसी और संस्थाएं हैं, इन्होंने भारत की वृद्धि दर क्या लगाई है, ये भी देख लेते हैं। आरबीआई 6.5%, आईएमएफ 6.2%, मूडीज 6.3%, फिच 6.4%, ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट 6.4%, एशियन डेवलपमेंट बैंक 7%। इन सबको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944, इसे भी याद रखते हैं। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, अजय बंगा है। याद रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है उम्मीद पोर्टल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो यह लगाई गई है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूएनएफपीए विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है? तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है वो है भारत। यहाँ पर यह भी याद रखना है कि 2060 के दशक में जो भारत की जनसंख्या है वो 170 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें गिरावट शुरू होगा, लेकिन 2060 तक जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो करीब करीब 170 करोड़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया द्वारा संचालित लंदन जाने वाला बोइंग ड्रीम लाइनर विमान जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, विमान का नाम क्या था? फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी याद रखना है कि यह जो फ्लाइट थी वह अहमदाबाद से जा रही थी और कहाँ जा रही थी? तो लंदन जा रही थी। और वह किसका विमान था? तो बोइंग ड्रीम लाइनर का विमान था। और विमान का नाम क्या था? तो वो था बोइंग 7878। इन सब को याद रखना है, काफी न्यूज में था, इसे याद रखना है। इसमें कई लोगों की जान गई थी, सो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई वोटिंग के माध्यम से देश में चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बना है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ये जो है इस रिपोर्ट को जारी करते हैं और इसमें जो भारत का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? भारत ने ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट किया था ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए। यहाँ पर हाल ही में हुए ऑपरेशंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट से दिए गए हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति, यह जम्मू कश्मीर से आतंकियों को सफाया करने के लिए स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती, यह हैती से भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, जो नाम दिए गए हैं और उनको किस कंट्री में ऑपरेट किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऑपरेशन कामधेनु, यह जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा मवेशी तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, यह उत्तराखंड जंगलों में आग को बुझाने के लिए यूज किया गया था। ऑपरेशन डेविड इंड, यह बांग्लादेश ने, याद रखना है कि किसने स्टार्ट किया था? तो बांग्लादेश ने हिंसा भड़काने वाले अलगाववादियों से निपटने के लिए शुरू किया था। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो ऑपरेशन डेविड इंट है वह किसने स्टार्ट किया था? तो बांग्लादेश ने। ऑपरेशन ब्रह्मा, यह म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के मदद के लिए किया गया था। तो इन सबको भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया स्वीडन में। इसमें भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, इन्होंने मुख्य भाषण दिया था। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनका नाम क्या है। अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है तो यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अपने रिस्पॉन्स फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, इससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ और आपका भी रिविजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में से किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया है आईएनएस अर्नाला को। यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो इसका निर्माण है वो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि कोलकाता के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 जिलों के किसानों को समर्थन प्रदान करना है? तो यह है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, काफी इंपॉर्टेंट है।
इसका उद्देश्य है कि जो कम पैदावार वाले जिले हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनमें उत्पादन को बढ़ाना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमोना हालेप जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है? तो यह किस खेल से है? टेनिस। साथ में हमें यह भी याद रखना है कि सिमोना हालेप किस कंट्री की हैं? तो रोमानिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है गरीबी को कम करना और अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार कीजिए। यहाँ पे कौन से पार्टी राष्ट्रीय दल है ये हमें बताना है। यहाँ पे भारत में जो राष्ट्रीय पार्टी है उनका नाम दिया गया है। जो लेटेस्ट डाटा है उसमें आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी, ये 6 पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी हैं। फ्रेंड्स, इनके चुनाव चिन्हों को भी याद रखना है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय पार्टी है वो केवल बहुजन समाज पार्टी है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवादी व्यक्ति स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देता है। उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है वो हमें बताना है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के तीसरे भाग, जो नागरिकता है वो तीसरे भाग में नहीं दूसरे भाग में वर्णित है, संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ। तो यहाँ पे जो असत्य हो गया वो हो गया ए। यहाँ तीसरे भाग नहीं दूसरे भाग होना चाहिए। बाकी स्टेटमेंट जो है वो सही है। एक बार इसे रीड जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू के विचार क्या है? फ्रेंड्स, गांधी, नेहरू, टैगोर, इनके विचारधारा को पढ़ना है। बिहार के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं। जो धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू जी के विचार हैं वह है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्मों को राष्ट्र द्वारा समान संरक्षण दिया जाना और अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म का तरफदारी नहीं करना, तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध करना। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। राज्य और धर्म के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद, इन्होंने पूर्ण संबंध विच्छेद की बात नहीं कही थी। जो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह केंद्र सरकार को प्राप्त है। आर्टिकल को भी याद रखना है, आर्टिकल 248। इसमें अवशिष्ट विषयों के विषय में प्रावधान है और यह बताता है कि इस पे जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगा। यह प्रावधान कहां से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है, इसे भी याद रखना है। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसमें 3 सूची का वर्णन है। संघ सूची जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची राज्य कानून बनाती है, और समवर्ती सूची इस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है। लेकिन जो अवशिष्ट विषय है इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और यह आर्टिकल 248 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से संबंधित है? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि शहरी निकाय पूछा जा रहा है तो यह है 74वां संविधान संशोधन। अगर यही होता पंचायती निकाय तो यह होता 73वां संविधान संशोधन। इनके डिफरेंस को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है बशर्ते यह मूल ढांचे का उल्लंघन ना करती हो। अगर मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो संसद जो है वह संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचागत विशेषताओं का सिद्धांत केशव नंद भारती मुकदमे के अपने निर्णय में दिया था। काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो केशव नंद भारती केस हुआ इसके ईयर को भी याद रखते हैं 1973। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संविधान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है।
जो सही क्रम है वह प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ दिया है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देना है कि असत्य पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। भारत में संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे जो असत्य होगा वो होगा डी, ना तो 1 ना ही 2। फ्रेंड्स, सत्य असत्य को जरूर देखिए, इनसे ही कई क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निवारक निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जो सही नहीं है वह डी है। किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया तो इस मामले को 1 माह, यहाँ पे 1 माह नहीं 3 माह होगा, के भीतर एक परामर्शदात्री बोर्ड के सम्मुख रखना होगा। तो यहाँ पे जो नहीं है सही वह है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1931 में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में की। काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो प्रति व्यक्ति आय बताया था वह 20 रुपए बताया था। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। VKR राव के द्वारा 1931 में पुनः वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी और 1931 में जो प्रति व्यक्ति आय बताया गया था वह 49 रुपए बताया गया था। 2025 में जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है लगभग 2.4 लाख रुपए है। तो इन सारे फैक्ट्स को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। भारत में RBI द्वारा जो मुद्रा आपूर्ति है इसको 4 रूपों में प्रदर्शित किया जाता है, M0, M1, M2 और M3। फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनके कंसेप्ट को समझिए, इनके डिफरेंस को समझना काफी जरूरी है। M1 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है, M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है और M1 की जो तरलता है वो M3 की तुलना में सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर जो सबसे तरल होगा वो होगा M1। सो जो हमारा सर्वाधिक तरल मुद्रा हो गया वो हो गया M1। फ्रेंड्स, मुद्रा के कंसेप्ट को समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनको जब आप कई बार पढ़ेंगे तब इसके कंसेप्ट को समझ पाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके कंसेप्ट को जरूर समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो यह संबंधित है जर्मनी से। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक दिए गए हैं और वो किस देश के स्टॉक एक्सचेंज है बताया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। डी जोन्स ये न्यूयॉर्क का है, निक्की टोक्यो, मिड डेक्स जर्मनी, IPC मेक्सिको और सेट थाईलैंड। इनको याद रखना है, एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का गठन निम्न में से किससे है? तो यह संबंधित है लघु उद्योग से। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जो भी सेट्स बनाए गए हैं बिहार दारोगा के हों या AEDO के, आप उन दोनों सेट्स को कवर कीजिए। हमने करीब करीब 1300 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर रखा है और अभी जो AEDO का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है एडुटेरिया का, उनको भी हम कवर कर रहे हैं। आप उन क्वेश्चंस को भी बनाइए, वो काफी मददगार होगा आपकी प्रिपरेशन में। आप अपने रिवीजन के साथ साथ टेस्ट सीरीज को भी कवर करते रहिए, यह आपके प्रिपरेशन में काफी मददगार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावी बॉन्ड योजना काफी न्यूज में था, को किस बजट में पेश किया गया? तो यह पेश किया गया था 2017-18 में। साथ में यह भी याद रखना है कि इसे आर्टिकल 19(1)(a) के उल्लंघन के कारण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल सभी आवश्यक है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। यह स्टेटमेंट भी सही है। रेशम के जो फाइबर होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ अम्ल का नाम दिया गया है और यह किसमें पाया जाता है यह हमें बताना है। जो फॉर्मिक अम्ल हुआ वो हुआ चींटी का डंक,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगा हमारा चूने का पानी। टार्टरिक अम्ल यह आ जाएगा इमली और अंगूर। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा वो हो जाएगा साबुन। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल दिए गए हैं और यह किस में पाए जाते हैं यह बताया गया है। एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एसिटिक अम्ल सिरका, कई बार पूछा गया है। फॉर्मिक अम्ल अभी हमने देखा चींटी का डंक। साइट्रिक अम्ल नींबू संतरा जैसे फलों में पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक, काफी इंपॉर्टेंट है। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, सिट्रस फल। यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। टार्टरिक अम्ल यह इमली, अंगूर, कच्चे आम इत्यादि में पाई जाती है। यहाँ पे यह भी याद रखना है कि ये जो सभी अम्ल हैं प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्षारक का नाम दिया गया है और यह किस में पाया जाता है दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यह साबुन में पाया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है। इन सबको भी याद रखना है, एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समानतः प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है। ये स्टेटमेंट गलत है, यह उल्टा दिया हुआ है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो आकार में छोटी होती हैं और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वह आकार में बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, ये स्टेटमेंट सही है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, ये स्टेटमेंट सही हो गया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी 2 और 3। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कुछ मुख्य अंतर दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये आकार में छोटी होती हैं, इनमें अस्पष्ट केंद्रक होता है। केंद्रक झिल्ली जो होती है वो अनुपस्थित होती है। क्रोमोसोम एक होता है और कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है। याद रखना है कि इसमें क्या उपस्थित है और क्या अनुपस्थित नहीं है। यूकैरियोटिक आकार बड़ा होता है, स्पष्ट केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, क्रोमोसोम एक से अधिक होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक था उसमें क्रोमोसोम एक होता है, यहाँ पे एक से अधिक है। कोशिका अंग यह झिल्ली युक्त होता है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है फ्रेंड्स, इनसे क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो जो जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है चार्ल्स डार्विन। इनकी पुस्तक को भी याद रखना है, दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फाइलम दिया गया है, उनकी विशेषता से इनको मैच करना है। एनिलिडा यह हो गया वास्तविक देह गुहा। ऑर्थोपोडा यह हो गया जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। मोलस्का खुला संवहन तंत्र। और जो इकाइनोडर्मेटा हो गया वो हो गया त्वचा केंद्रों से आच्छादित। फ्रेंड्स, साइंस के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे एईडीओ की जो हम प्लेटफॉर्म को सीरीज को कवर कर रहे हैं, काफी कंसेप्ट के साथ बताया जा रहा है। उनमें साइंस के क्वेश्चंस काफी डिटेल में दिए गए हैं और जो एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है वह भी काफी डिटेल में बताया जा रहा है। तो आप एईडीओ के साइंस के क्वेश्चन जो शुरू के 25 क्वेश्चन होते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर कीजिए, वो आपकी प्रिपरेशन में काफी मदद करेंगे साइंस के लिए। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प पौधों में लैंगिक जननांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सही स्टेटमेंट है वो बताना है। पुंकेसर नर जननांग है जो परागण करता है, ये स्टेटमेंट सही है। पुंकेसर जो है वो पुरुष लिंग है। स्त्री केसर मादा जननांग है जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होती है, यह स्टेटमेंट भी सही है। और पराग कणों की उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण स्वपरागन, जबकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण पर परागन कहलाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा डी। फ्रेंड्स, आप हमारे एईडीओ के साइंस क्वेश्चन को जरूर कवर कीजिए, वो आपको कंसेप्ट को समझने में काफी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए शक्तिशाली अपचायक और एटीपी के रूप में ऊर्जा की अनिवार्यता नहीं होती है। नहीं, ऊर्जा की अनिवार्यता होती है, तो ये स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हो गया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवों मुख्यतः राइबोसोम से होता है, ये स्टेटमेंट सही है।
सो यहाँ पे जो कथन सत्य है वह होगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह की जाती है ध्वनि की आवृत्ति से। ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है इसे हम पिच कहते हैं, इसकी आवृत्ति पर निर्धारित की जाती है। आवृत्ति क्या है? तो यह ध्वनि तरंग की कंपन की दर है और यह निर्धारित करती है कि ध्वनि कितनी ऊंची या नीची सुनाई देगी। यहाँ पर समझना है कि जो तीक्ष्णता होती है वो आवृत्ति के समानुपाती होता है, यानी कि आवृत्ति जितनी अधिक होगी तीक्ष्णता उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? यहाँ पे धनात्मक रूप से आवेशित कण पूछा जा रहा है, तो यह है अल्फा कण। अल्फा कण जो है वो धनात्मक रूप से आवेशित होता है। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखना है, पूछा जाता है कि अल्फा कण में क्या पाया जाता है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धरती की घूमने की गति यानी कि घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो यह घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? जो प्रतिरोधक अगर समानांतर में है तो इनका फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा डी, 4.70 किलो ओम। फ्रेंड्स, आपको इसे बनाने में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको पिन कर दिया जाएगा, आप उस पर कमेंट कीजिए, इसको डिस्कस किया जाएगा और सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल में इसका जो माप है वो है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके फॉर्मूला को याद रखते हैं, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। इससे आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस फॉर्मूला को याद रखना है, इससे आप टेम्परेचर कन्वर्जन के जो क्वेश्चंस होंगे उसे आसानी से बना सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा है, तो यह सीमा है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। जो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है वो होता है गामा किरणों का, और जो सबसे अधिक होता है वो होता है रेडियो तरंग का। इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होगा? तो जो इनका वजन होगा वो कम हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि जब इनको पॉलिश किया जाता है तो जो उनकी ऊपरी परत जो है वो हट जाती है और वह चमकीली हो जाती है, जिस कारण से आभूषण जो है वो चमकदार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श ईंधन के बारे में जो असत्य है वो बताना है। जो आदर्श ईंधन होते हैं उनका ऊष्मीय मान निम्न नहीं अधिक होता है और ज्वलन ताप अत्यधिक नहीं निम्न होता है। तो जो यहाँ पे असत्य है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है टिंडल प्रभाव का। याद रखना है, टिंडल प्रभाव के कारण जो लाइट है रूम में वो दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन उपर्युक्त हार्मोनों में से कौन सा जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य करता है? तो यह कार्य करता है एड्रीनलिन। इसे हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डील किया है। अगर हम यहाँ पर देखें, जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज्यादा होता है रेडियो तरंगों का और सबसे कम होता है गामा किरणों का। तो जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होगा बी। बुक में जो आंसर दिया है वह डी दिया है, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? एस्पिरिन नार्कोटिक पीड़ाहारी होता है। यह नार्कोटिक नहीं, नॉन नार्कोटिक पीड़ाहारी होता है। सो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है ए। यह दर्द निवारक होता है, ये स्टेटमेंट सही है। यह रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, यह भी सही है, और इसीलिए इसका उपयोग जो है वो हार्ट अटैक के दौरान किया जाता है। यह तंत्रिकीय सक्रिय औषध है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो यह शामिल किया गया था 2023 में, याद रखना है 2023। यहाँ पर यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्थल दिए गए हैं और इनको कब सम्मिलित किया गया है यह दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। नालंदा विहार 2016,
महाबोधि मंदिर 2002, बिहार के एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पश्चिमी घाट 2012 पूछा गया है। रानी की वाव 2014, लाल किला 2007, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2016 और धौलावीरा 2021, इन सबको भी याद रखना है। खास करके नालंदा विहार और महाबोधि मंदिर, इनको जरूर याद रखना है, ये बिहार के एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पहाड़ का जो पर्यायवाची है वो है भूधर। साथ में याद रखना है कि गिरी, नग, अद्री, ये सब भी पहाड़ के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चन दिया गया है। फ्रेंड्स, ग्रामर के लिए कोई बेसिक बुक को जरूर पढ़िए। यहाँ पे दिया है, जोफ्रा आर्चर द इंग्लैंड फास्ट बॉलर इज मोर फास्ट देन एक्यूरेट। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1992, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो जो सुपर कंडक्टर के आविष्कारक हैं वो है एच कामेरलिंग, याद रखना है, एच कामेरलिंग। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आविष्कार और आविष्कारक के नाम दिए गए हैं, कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं, देख लेते हैं। डीजल इंजन रुडोल्फ, गैस इंजन डैमलर, मशीन गन जेम्स पकल, ये काफी इंपॉर्टेंट है मशीन गन, एलईडी निक होलोनिक जूनियर और प्रक्षेपास्त्र वर्नर वॉन ब्राउन, इन सबको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ हे राम दिया गया है, तो यह कौन सा कारक है? यह संबोधन कारक है, याद रखना है कि संबोधन कारक है। संबोधन कारक में हे, अरे, ओ, जी जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो वन वर्ड है वो है एबोलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है वह मुझे भारी दुख हुआ, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ भारी की जगह होना चाहिए था मुझे बहुत दुख हुआ, तो यहाँ पे जो अशुद्ध हो गया वो हो गया ए। खेलों के टर्म्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से किस खेल में बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है? तो यह संबंधित है पोलो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पेरिस में। साथ में यह भी याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुई। इसके स्थापना ईयर को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था 5 सितंबर 2005। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। इसको भी याद रखना है कि यह नरेगा से मनरेगा कब बना? तो 2 अक्टूबर 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं पे ध्यान देना है। जो नहीं दिया गया रेड क्रॉस को वह 1972 में, 1917, 1944 और 1963 में रेड क्रॉस को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना जो है वो 1863 में की गई थी, इसलिए जो 1963 में जो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो उनका 100वां वर्षगांठ था। फ्रेंड्स, मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं आपको आंसर बताता जाऊंगा। आपको इसे बनाने में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @तनवीर सैनिक जोन पे हमें मैसेज कीजिए। क्वेश्चन को बनाने में कोई भी दिक्कत होगी तो उसको डिस्कस किया जाएगा और सॉल्व किया जाएगा। जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो 95 का आंसर है वो है डी, 96 का आंसर है बी, 97 का आंसर है डी 23, जो 98 का आंसर है वो है डी 130 मीटर, 99 का आंसर है ए 36 और 100 का आंसर है ए 14 मीटर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 6। आपने देखा, इसे हमने मैप के थ्रू कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया है। ऐसे ही हम बिहार दरोगा के अन्य सेट्स को भी कवर करेंगे। आप हमारे बिहार दरोगा के साथ साथ एईडीओ के प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज, उन दोनों को भी कवर कीजिए। साथ में हम करंट अफेयर्स बूस्टर्स भी ला रहे हैं, उन वीडियोस को भी देखिए, वो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।